बेटा जी, हमने लास्ट वीडियो में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, इस तरह के टर्म्स, और हमने कॉलिजन थ्योरी पढ़ी। याद आ रहा है बेटा आपको? तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, इनके पूरे नाम है आपके, उनको बोलते हैं लुडविग बोल्ट्जमैन, एल बोल्ट्जमैन कह सकते हो, और जेसी मैक्सवेल या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने बेटाओ ये नोटिस किया, ये ऑब्जर्व किया कि एक एक मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग हम उसके बिहेवियर को स्टडी करें उसकी एनर्जी के साथ, तो बहुत मुश्किल काम है ना बेटाओ। तो उन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्टडी एक साथ की, और उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के बीच में उन्होंने कर्व ड्रॉ की। क्या की उन्होंने बेटा? तो यहाँ पे आप मेरे साथ साथ लिखें, दे प्लॉटेड अ कर्व ऑफ NE/NP, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, फ्रैक्शन ऑफ molecules having kinetic energy E। ओके बेटा, आप लोग यहाँ पर इसको और अच्छे से याद कर पाओ, मैं इसके सिंबल थोड़ा चेंज कर लेता हूं, NP बोल देता हूं, वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज और उस काइनेटिक एनर्जी को शो करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आप जानते हैं, मॉलिक्यूल की नंबर जिनकी काइनेटिक एनर्जी E के बराबर हो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बेटा क्लियर हो गया फ्रैक्शन का मतलब? तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ये कर्व ड्रॉ क्यों किया? बोलो बेटा। वो ये एक्सप्लेन करने के लिए कि मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी, उनके रिएक्शन करने की टेंडेंसी उनकी एनर्जी पर किस तरह डिपेंड करती है, ये पता करने के लिए। ओके बेटा। हो तो अब देखो, आगे ध्यान दो क्या किया इस कर्व में। कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। इन्होंने वाई एक्सिस पर लिया फ्रैक्शन, मैं यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मैं यहाँ पे इनको सिंबल दे रहा हूं एफ। और इन्होंने इधर ली काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की। तो उन्हें कर्व कैसा मिला ये आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पे दो अलग अलग कलर से बनाऊंगा, ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है ना। उन्हें कर्व मिला इस तरह से किसी एक टेम्परेचर पर। पूरा ही गायब हो गया। तो यहाँ पर उन्हें ये कर्व मिला बेटा, हो ये मिला T केल्विन पर। कोई दिक्कत? अब इस कर्व में कुछ बातें समझ लो। सबसे पहला तो ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी, ये इस रेंज में
इन मॉलिक्यूल्स कम काइनेटिक एनर्जी शो करने वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम थे, उनका फ्रैक्शन बहुत कम था। ओके बेटा और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, ये आप यहाँ देख रहे हो, उनका फ्रैक्शन भी आप देखो तो बहुत कम है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी मीडियम रेंज में है, उनका फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है। उस काइनेटिक एनर्जी को शो करने वाले मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा नंबर में है। एक ऐसी पर्टिकुलर हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, इस एक्स एक्सिस पे क्या शो हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैक्सिमम मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं, जिनका फ्रैक्शन मैक्सिमम है। मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिस काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहे हैं, उस काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा मोस्ट प्रोबेबल, ये आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाती है। व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी which is possessed by maximum number of molecules। जिस काइनेटिक एनर्जी को सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोसेस करते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को हम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके बेटा ये कर्व मिला, बट इस पूरे कर्व का बेटा अगर आप एरिया देखो, इसके अंडर अंडर आपका एरिया अंडर कर्व, तो वो कितना होगा, वो 1 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को दैट इज फ्रैक्शन को शो कर रहा है। तो आप लोग जानते हो फ्रैक्शन क्या होता है, सारे फ्रैक्शंस का सम टोटल 1। कोई प्रॉब्लम बेटा? ये कर्व उन्हें मिला, उन्होंने देखा कि जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, उसको शो करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन, फिर और नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, फिर उसको शो करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन, इस तरह से अलग अलग काइनेटिक एनर्जी और उन पर जो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस कर रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन के बीच में कर्व ड्रॉ किया, तो उन्हें ऐसा कर्व मिला किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी केल्विन पर। फिर इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट, कि इन्होंने फिर कर्व ड्रॉ किया सेम सबस्टेंसेस के लिए, सेम मॉलिक्यूल्स के लिए, बस टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो उन्होंने क्या देखा कि कर्व कैसा आया, मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं, तो वो कर्व ऐसे आया, मतलब वो कर्व फ्लैट हो गया, वो कर्व ब्रॉड हो गया। T+10 केल्विन मान लो, मैंने 10 डिग्री बढ़ा दिया। ओके बेटा मैं फिर से बनाता हूं, ये हो गया T+10 केल्विन। लेकिन मेरे बेटा अभी भी एरिया अंडर कर्व क्या होगा, अभी भी एरिया अंडर कर्व जो है वो एक ही रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शन को शो कर रहा है। वेरी गुड, फ्रैक्शन का सम है, सब प्रोबेबिलिटीज का सम है, तो ये अभी भी 1 रहेगा। लेकिन अब हमने क्या देखा कि जैसे टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पहले कम थी, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हुई बेटा, देखो यहां से यहां आ गई, बढ़ गई। जो काइनेटिक एनर्जी पहले यहां थी, वो काइनेटिक एनर्जी आप देख रहे हो पहले से क्या हुई, मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो गई। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। दूसरी बात आप क्या देखोगे कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ गई। ये भी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, बट ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है अब किस पर, T+10 केल्विन पर। ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो इस ग्रीन कर्व में मैक्सिमम मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं।
तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जिसको मैक्सिमम मॉलिक्यूल शो करते हैं उस काइनेटिक एनर्जी को हम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई, देखो इस एक्सिस पर ज्यादा है वैल्यू, लेकिन इस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को शो करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन पहले से कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मेरे बेटा क्या होगा, फ्रैक्शन ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं ऑब्जर्व करने के, वो आपको ध्यान देने होते हैं। तो इससे जो इन्होंने कर्व ड्रॉ किया, इस कर्व से क्या हमें सीखने को मिल रहा है? नंबर 1 पहला पॉइंट जो हमें इसमें सीखने को मिला, ऑब्जर्वेशंस। और वो ऑब्जर्वेशन से नंबर 1, एरिया अंडर कर्व मस्ट बी 1। एरिया अंडर कर्व मस्ट बी कांस्टेंट। तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए एक्सपेरिमेंट किया हमने 2 बार। दैट इज जो फ्रैक्शन है वो क्या होना चाहिए बेटा? 1, ठीक है ना? तो आप कह सकते हो और मस्ट बी 1। सारी प्रोबेबिलिटी, सारे फ्रैक्शंस का सम 1 होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर value of most probable kinetic energy increases, but the fraction of molecules having most probable kinetic energy decreases। बेटा इन दोनों चीजों में कोई प्रॉब्लम है? और तीसरा ऑब्जर्वेशन है, मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having low or high kinetic energies is less। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो इस रेंज में, या जिनकी बहुत कम हो इस रेंज में, ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कम होता है। मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी की रेंज में होती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ओवरऑल जितने भी मॉलिक्यूल लिए उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा या बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। ओके बेटा? वेरी गुड। अब इसके आगे असली कहानी अब स्टार्ट हो रही है, वो आप ध्यान देना बेटा। बस यही पे आपका गेम अब यहाँ से चेंज होगा। हमने कल आपको बताया था कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी बेटा एनर्जी, उनके एनर्जी बैरियर से, इससे बेटा एनर्जी बैरियर से ज्यादा है, वे रिएक्शन करते हैं या उनके बीच के कॉलिजन्स हैं वही इफेक्टिव होंगे, उनसे प्रोडक्ट बनेंगे। जिनकी एनर्जी उस एनर्जी बैरियर दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, वे मेरे बेटा हो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, बात समझ में आ रही है बेटा?
वेरी गुड। तो अब यहाँ पे देखो आप, मैं ये यहाँ पे एक अलग कलर से यहाँ पे बना रहा हूं, ध्यान देना। मैं ब्लैक से बना देता हूं। मान लो ये वो एनर्जी है, ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने बनाया है बाउंड्री, कि अगर इससे कम काइनेटिक एनर्जी होगी तो रिएक्शन नहीं होगी, मॉलिक्यूल की इससे ज्यादा होगी तो रिएक्शन होगी। तो ये जो मैंने बनाया है ब्लैक मार्कर से, ये मैंने बनाया है एनर्जी बैरियर। क्या है बेटा ये एनर्जी बैरियर है। एनी प्रॉब्लम बेटा? बोलो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो? आप देख रहे हो कि जब आपने टेम्परेचर T केल्विन रखा था, उस समय ऐसे मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी बैरियर से ज्यादा एनर्जी थी, उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कम है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन आपका T+10 केल्विन पर, इन मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो अब बढ़ गया, ज्यादा हो गया। तो अगर मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिनकी एनर्जी उनके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, अगर बेटा उनकी नंबर बढ़ेगी तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। ओके बेटा हो? आपके एनसीईआरटी में इसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोला गया है। तो टेम्परेचर जो हमने दिया है एक्स्ट्रा 10 केल्विन, उसकी वजह से, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलने की वजह से, जो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से कम थी उनको भी मिल गई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स की नंबर बढ़ गई, उनका फ्रैक्शन बढ़ गया। बोलो बेटाओ, बात समझ में आ रही है? तो मैं इसके लिए अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन लिख सकता हूँ। अब क्या लिख सकता हूँ? बोलो बेटाओ। वो लिख सकता हूँ नंबर 4, on increasing temperature, the fraction of molecules having threshold energy increases। थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोसेस करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा बेटा? जिससे क्या होगा बेटा? which causes an increase in rate of reaction, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्शन कर लेंगे, एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। तो अगर पहले 10% मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा थी, पहले 10% मॉलिक्यूल ही रिएक्ट कर पा रहे थे, वहीं अब 20%, 18%, 22%, कुछ भी हो, अब ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकते हैं। तो सेम टाइम में अब ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा चेंज होगा कंसंट्रेशन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। कितना क्लियर हो गया बेटा? तो रेट कितने टाइम्स बढ़ गई 10 डिग्री इंक्रीज करने पर? तो ये जब स्टडी किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर बार 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए टेम्परेचर, तो नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो एक्टिवेट हैं या उनका जो फ्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट नियरली डबल हो जाता है, या ये कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लगभग 2 टाइम्स हो जाती है हर बार 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर। ये आप ध्यान रखें। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। क्या देखा उन्होंने? लास्ट पॉइंट ऑब्जर्वेशन का, रेट ऑफ रिएक्शन becomes nearly double या 2 टाइम्स on increasing temperature by 10 डिग्री। डिग्री से मतलब है वो आपका केल्विन में लो चाहे सेंटीग्रेड में, डिफरेंस सेम होता है। हर बार 10 डिग्री अगर आप बढ़ा देते हो टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले के मुकाबले लगभग डबल हो जाती है। मैं एग्जैक्ट डबल नहीं कह रहा हूं बेटा, ध्यान रखें, नियरली डबल हो जाती है। कितना क्लियर हो गया बेटा? इस रेशियो को एक नाम दिया गया टेम्परेचर कॉफिशिएंट। मैं अब उसके आगे बात करने जा रहा हूं। इस पेज को इरेज कर रहा हूं। लिख लिया बेटा? बेटा लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लिखे हेडिंग टेम्परेचर कॉफिशिएंट। कुछ लोग इसको म्यू से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन लिखे आप लोग, द रेशियो ऑफ rate constants of a reaction at two different temperatures which will differ by 10 degree. That is, temperature coefficient mu is equals to rate constant at T plus 10 degree upon KT degree. T टेम्परेचर पर और T plus 10 टेम्परेचर पर रेट कॉन्स्टेंट्स का रेशियो, एक्चुअली बात करूं मैं आपसे तो आप इसे रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो भी कह सकते हो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है आप जानते हो बेटा वो dx/dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर n। अगर रेट कांस्टेंट आपका डबल हो जाएगा तो ओवरऑल रेट भी डबल हो जाएगी सेम कंसंट्रेशन होने पर। इज दैट क्लियर बेटा? तो आप रेट का रेशियो कहो चाहे रेट कांस्टेंट का रेशियो कहो, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर दोनों टेम्परेचर्स में डिफरेंस 10 डिग्री का होना चाहिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड 35 डिग्री सेंटीग्रेड, या 35 45 या 10 डिग्री 20 डिग्री, कोई भी 10 डिग्री के डिफरेंस पे जो रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। ये दोनों टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन के रेशियो को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू नियरली 2 होगी या 2 के आसपास होगी, दैट इज 2 to 3 के बीच में होती है फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस। ज्यादातर रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 2 से 3 के बीच में। मतलब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पर
rate of the reaction 2 times R2 upon R1 भी कह सकते हो आप इसे, रेट ऑफ रिएक्शंस का रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा? अगर आपको कहीं गिवन नहीं है टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू, ओके बेटा हो, अगर आपको कहीं भी वैल्यू गिवन नहीं है टेम्परेचर कोएफिशिएंट की, तो आप 2 लेके चलोगे अपने न्यूमेरिकल्स में। नंबर 2, अगर कहीं आपको टेम्परेचर मेंशन नहीं है कितने से कितना किया है, तो वो आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलोगे। ये 2 चीज आपके एजम्पशन है अगर गिवन नहीं हो, इफ नॉट गिवन, ये ध्यान रखना, मेरी बात याद रहेगी बेटा। अगर आपको कहीं भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू गिवन है तो आप वही लोगे जो आपको दिया हुआ है, नहीं गिवन है तो आप ये मान के चलोगे कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो हम आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हम क्विकली इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज 1, या तो 2 लिख देता हूं, 2 मोल पर लीटर या 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया, उसने टेम्परेचर दिया हुआ है तो वो तो हम 25 नहीं मानेंगे अब, लेकिन अब इसने टेम्परेचर कोएफिशिएंट नहीं दिया तो हम 2 मान के चलेंगे। हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? बड़ा आसान है, 10 डिग्री से 20 डिग्री किया होगा, 10 डिग्री राइज किया होगा तब 2 टाइम्स हो गई होगी रेट, फिर 20 से 30 किया होगा टेम्परेचर, फिर 2 टाइम्स हो गया होगा, 30 से 40 पर 2 टाइम, 40 से 50 पर 2 टाइम्स, तो हर बार 10 डिग्री राइज करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन पहले से डबल हो जाती है। जो 60 पे होगी उसका डबल हो जाएगी 70 पर, जो 70 पे होगी उसका डबल हो जाएगी 80 डिग्री पर, 80 टू 90 फिर डबल, और 90 टू 100 फिर डबल। तो आपने देखा कि 10 डिग्री से 100 डिग्री आने पर ये कितनी होगी रेट ऑफ द रिएक्शन? रेट ऑफ द रिएक्शन इज R1 इंटू 2 पे पावर, कितनी बार हुआ है? 2 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, 2 पे पावर 9। R1 आपको दिया हुआ है 4, तो 4 को भी हम कह सकते हैं 2 पे पावर 2, दैट इज टोटल हो गया 2 पे पावर 11 आंसर। इतने क्या? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? रेट ऑफ द रिएक्शन इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें हर 10 डिग्री के डिफरेंस से बढ़ाना है, लेकिन अगर आप लोगों को टेम्परेचर 10 डिग्री के डिफरेंस से दिया हुआ नहीं हो तो हम रेट ऑफ द रिएक्शन कंपेयर कैसे करते हैं 2 अलग अलग टेम्परेचर्स पर, इस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी स्टडी करेंगे। इसके बाद इसमें बस एक और छोटी सी बात आपको बता के चलूं, अभी जो मैंने आपसे कहा कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स, दैट इज मॉलिक्यूल्स हैविंग थ्रेशोल्ड एनर्जी, उनका फ्रैक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, फ्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। ओके बेटाओ, लेकिन वो फ्रैक्शन कितना होता है किसी टेम्परेचर पर, ये बात सबसे पहले लॉजिकली एक्सपेरिमेंटली बताई आरेनियस ने, एक साइंटिस्ट थे आरेनियस कोलोनी। तो अब यहाँ पे मैं वही बात लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल Arrhenius gave a relation of fraction of activate molecules and temperature.
एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर के बीच का एक रिलेशन दिया, और क्या दिया उन्होंने बेटा, F इज इक्वल टू E पे पावर माइनस EA अपॉन RT। ये आपको उन्होंने दिया है, डायरेक्ट यूज करना है। आप इसमें दिमाग नहीं लगाओगे सर ये कहाँ से, ये आरएनएस का ऑब्जर्वेशन है, वो हम अभी यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम आरएनएस को आगे बढ़ाएंगे बस। कितना क्लियर हो गया बेटा? तो जो मैंने अभी कर्व बनाया था लास्ट में, आपको याद होगा, उस कर्व में जो एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स का जो बैरियर बनाया मैंने, एनर्जी बैरियर, उसके आगे वाले जो मॉलिक्यूल थे ये उन मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान दें। तो मेरे बेटाओ किसी भी रिएक्शन की जो रेट है, नाउ फाइनली रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी बेटा? रेट ऑफ द रिएक्शन किस किस बात पे डिपेंड कर रही है? अब याद करो, अब हम इसमें सब मिक्स कर रहे हैं। इसमें बताया गया कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगी वो एक तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड पर वॉल्यूम, प्रीवियस वीडियो में आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ओरिएंटेशन फैक्टर पी पर डिपेंड करती है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में अटैक होना चाहिए, और ये डिपेंड कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स पर। ये फ्रैक्शन किसका? ये आउट ऑफ वन है, आउट ऑफ वन एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स है, दैट इज फ्रैक्शन एफ है। तो बेटा सी कंसंट्रेशन पे कितना होगा? अगर फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है, परसेंटेज दिया, तो टोटल के लिए कितना होगा निकाल सकते हो आप लोग। यहाँ पे हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर एन। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हुई मेरे अकॉर्डिंग? रेट ऑफ द रिएक्शन जो एक्सपेरिमेंटल है वो क्या होनी चाहिए? ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स, तो रिएक्टेंट टोटल इनटू फ्रैक्शन, दैट इज टोटल नंबर। अब फ्रैक्शन नहीं है ये। ओके बेटाओ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इससे पहले हमने स्टार्टिंग की थी, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर एन। एन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, आपने ये पढ़ा था अब तक। और कॉलियन थ्योरी के बाद में क्लियर हो गया कि ये डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन फ्रीक्वेंसी फैक्टर पर, ओरिएंटेशन फैक्टर पर, और फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स पर। इसका मतलब ये हो गया कि रेट कांस्टेंट जो है वो क्या होगा बेटा? रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ZPF। इज दैट क्लियर? अब मेरे बेटा रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू मैं रिप्लेस कर दूं, मैं ZP दो कांस्टेंट जो हैं इन दोनों की जब लिखता हूं A, और F फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेट मॉलिक्यूल बताया आरएनएस ने, E पे पावर माइनस EA बाय RT। इस पूरे इक्वेशन को नाम दे दिया गया आरएनएस इक्वेशन। क्या नाम दिया गया इसको? आरएनएस इक्वेशन। इस आरएनएस इक्वेशन में T is temperature in Kelvin, EA is activation energy, R gas constant, इसकी वैल्यू आप सब लोग जानते ही हैं, and A is called as pre-exponential factor। कुछ लोग इसको आरएनएस फैक्टर बोलते हैं साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में। ओके बेटाओ, इसके आगे की स्टडी बहुत डिटेल में, बहुत यूजफुल है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आपको सेम लिंक पे आना है। ओके बेटाओ, बस इतना ध्यान रखना है कि आरएनएस फैक्टर जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल से पहले आया है बेस से,
ये बेटाओ फ्रीक्वेंसी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके बेटाओ, ओके क्लियर हो गया बेटा इतना। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट है, एंड है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, सिम लिंक पे वापस आ जाओ।